डॉक्टर्स डे तो सभी सेलिब्रेट करते ही हैं, बट क्या हमको पता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ डॉक्टर, व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इवन इससे भी ज़्यादा व्हाट इज़ अ रोल ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर. So being homeopath, what is our duty, what is our responsibility? Do we know that? हम डॉक्टर्स डे तो बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, बट डॉक्टर होने के पीछे हम डॉक्टर कैसे बने, हमें डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, हमको कौन से राइट्स है, पेशेंट को कौन से राइट्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और एक डॉक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए. So being homeopath, let's discuss all these things today. रिसेंटली हमने जब NABH के लिए अप्लाई किया तो NABH में मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल रिकॉर्ड डाटा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन NABH. तो आपको ये जो आपका रेगुलर डाटा पेशेंट का जो आप डेटा जो रखते हो, तो ये आपको ठीक से संभाल के रखना ही पड़ता है. तो ये एक मैंने चीज़ें सीखी. देन उसमें ये था कि हर टाइम पे आपको पेशेंट की कंसेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कोई भी चीज़ हो, फिर आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हो, या आप उसको कोई प्रोसीजर बता रहे हो, या आप उसके पास से मतलब ट्रीटमेंट का प्लान बता के उसको एक आइडिया दे रहे हो, तो उस टाइम पे या कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हमारे केसेस में रिकवरी होती है, हम उसको इधर डिस्प्ले करते हैं पेशेंट के रिपोर्ट्स को, या उससे रिलेटेड कुछ उसने फॉलोअप दिया है उसके कुछ पॉइंट्स को. तो ये भी करने के लिए सबसे पहले हर पेशेंट की कंसेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ये भी एक मैंने नई चीज़ सीखी. देन द थर्ड थिंग इज़ NABH में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है पेशेंट केयर को. सो पेशेंट केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी हेल्थ सेंटर. तो आप प्रॉपर पेशेंट की हेल्थ केयर लेते हो कि नहीं, इसके लिए वो लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं. सो इसके लिए उन्होंने हमको सबसे पहले बताया था कि आप कौन सी ट्रीटमेंट देते हो, दैट इज़ व्हाट इज़ योर स्कोप, इसका आप एक लिस्ट डिस्प्ले करो. देन आप कौन सी चीज़ों के लिए ट्रीटमेंट नहीं देते हो, उसका एक लिस्ट बनाओ. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फिर पेशेंट हमको पूछते ही हैं, मैम इसके लिए होम्योपैथी काम करती है क्या, इसके लिए करती है क्या. सो यू शुड डिफाइन कि आपका स्कोप क्या है, एंड ऑल्सो कि वो आपको डिस्प्ले भी करना है. सो डिस्प्ले कि आपका स्कोप क्या है, आपके प्रैक्टिस का स्कोप क्या है, आपकी एक विजन और आपकी एक मिशन होनी चाहिए, तो वो भी आपको डिस्प्ले करनी होती है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक चीज़ उन्होंने डिस्प्ले करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट बोर्ड था हमारा डिस्प्ले के लिए, पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो हमको एक जगह पे जहाँ पे रिसेप्शन है वहाँ पे पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लगानी थी, डिस्प्ले करनी थी. तो पहली बार मैंने ये देखा मेरी लाइफ में कि जो मेरे पास पेशेंट आ रहा है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं. सिर्फ राइट्स नहीं, उसके साथ उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स द डॉक्टर. सो पेशेंट के राइट्स क्या है, बीइंग अ होम्योपैथ, बीइंग अ डॉक्टर, वी शुड नो, एंड इवन वी शुड नो what are his responsibilities. तो डू यू वांट टू नो ऑल दिस थिंग? तो आज इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं. मैम होम्योपैथिक हॉस्पिटल में मेडिकेशन कैसे करते हैं, ब्लड IV फ्लूइड्स देते हैं या नहीं? अच्छा, ये सवाल पूछा है विमल पाठक. यस, ये होम्योपैथी का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे हम इंजेक्शन, सलाइन, सर्जरी के बिना पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं. तो इसमें IV ब्लड ये कुछ भी नहीं होता है. हम हमारी जो गोलियाँ हैं वो ही उनको देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, जो पेट से दी जाती है, फॉर एग्जांपल माउथ से इनटेक होता है उसका. सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. अच्छा, तो डू यू वांट टू नो पेशेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? और सो यस,
फर्स्ट जानते हैं कि पेशेंट्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सो सबसे पहले पेशेंट के राइट्स। सो वी शुड नो कि हमारे पेशेंट के राइट्स क्या है। फर्स्ट, रिसीव नेसेसरी केयर रिगार्डलेस ऑफ योर रेस, जेंडर, लैंग्वेज, ओरिजिन और सोर्स ऑफ पेमेंट। तो ये कुछ भी चीज़ें उनकी केयर के बीच में नहीं आएगी। यस, बी रिस्पेक्टेड फॉर योर कल्चर, स्पिरिचुअल एंड पर्सनल वैल्यूज, डिग्निटी, बिलीव्स एंड प्रेफरेंसेस। तो उनका जो कल्चर है, उनके जो वैल्यूज़ है, उनको भी हमको रिस्पेक्ट देना है। देन प्राइवेसी शुड बी मेंटेन। सो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सब चीज़ों के लिए प्राइवेसी होनी चाहिए पेशेंट के। देन बी एड्रेस बाय नेम एंड इन्फॉर्म अबाउट द नेम ऑफ द डॉक्टर, नर्स एंड अदर हेल्थ केयर। सो जब भी आप पेशेंट को मिलते हो तो आपका नाम, आपके जो असिस्टेंट है जो उसको हैंडल करेंगे, इसके बाद उनका नाम भी उनको पता होना चाहिए। Then complete information about diagnosis, about condition, about medications, about risk of treatment, then outcome and necessary care। इसके बारे में भी आपको इनको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी है। हर एक पेशेंट का ये राइट है जानना। Then be involved in decision that affects your care, service or treatment। पेशेंट इसमें इन्वॉल्व ही होना चाहिए, ये उसका राइट है। हैव योर डाउट्स क्लैरिफाइड बिफोर साइनिंग एनी कंसर्न। पेशेंट ने ये उसके जो डाउट्स है वो पहले ही क्लैरिफाई करने चाहिए कंसर्न साइन करने के पहले, ये उसका राइट है। बी इन्फॉर्म अबाउट पेन एंड पेन रिलीफ मेजर, उसके बारे में भी उसको पता होना ये बहुत ज़रूरी बात है। Then refuse treatment and request a change of doctor or get a second opinion। पेशेंट कभी भी रिफ्यूज़ कर सकता है उसकी ट्रीटमेंट को या डॉक्टर को भी, कभी कभी उसको लगा तो वो चेंज ऑफ डॉक्टर के लिए भी बोल सकता है। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल अब्यूज़ एंड निगलेक्ट, ये उसका प्रोटेक्शन भी उसका राइट है। देन express your concern, complaint and grievance to any of your hospital staff or customer care। तो वो उससे रिलेटेड जो उसको कुछ कंसर्न हो गए उसके लिए वो कोई भी कस्टमर केयर से या किसी स्टाफ को भी जाके वो चीज़ें बता सकता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये पेशेंट का राइट है। तो ये कुछ हो गए पेशेंट्स के राइट्स। अभी ये जो पेशेंट है ये तो इसके राइट्स उसको पता है, ठीक है, बट व्हाट आर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि जब भी आपके पेशेंट को उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होगी कि बीइंग अ पेशेंट मुझे क्या करना चाहिए, तभी एक डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीट कर सकता है। तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या आता है? रिस्पेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द हॉस्पिटल। पेशेंट ने भी डॉक्टर या बाकी स्टाफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नॉट आस्किंग फॉर एनी फॉल्स सर्टिफिकेट, जो आजकल बहुत होता है, बहुत सारे लोग फॉल्स सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास आते हैं। तो नॉट आस्किंग फॉर एनी फॉल्स सर्टिफिकेट, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन टेकिंग केयर ऑफ योर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स एंड इन्फॉर्मिंग अस फॉर एनी रॉन्ग डूइंग। तो पेशेंट का खुद का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके बिलोंगिंग्स है, जो उसके वैल्यूएबल थिंग्स है, उसकी केयर वो खुद करे। देन रिपोर्टिंग एनी इशू, अगर उसको कुछ आता है तो हेल्थ केयर मेंबर या किसी को भी जाके वो रिपोर्ट कर सकता है। कीपिंग योर स्केड्यूल अपॉइंटमेंट फिक्स, उसको जो अपॉइंटमेंट टाइम दिया है उसके टाइम पे ही उसको आना चाहिए, वो जो टाइम है वो उसने भी फॉलो करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट habits, health, past illness, hospitalization, allergies and current and past use of medication। तो ये पेशेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ होम्योपैथ ऑल्सो हमने हमारे पेशेंट को ये ठीक से पहले ही बताना चाहिए कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो ठीक से और सही एक्यूरेट होनी चाहिए। तो जिसमें
लाइक वी आस्क एवरी इंफॉर्मेशन, आपने जो आप मुझे दे रहे हो वो ठीक से आप दोगे और एक्यूरेट दोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन रीडिंग ऑल द मेडिकल फॉर्म एंड कंसर्न, आपने ठीक से कंसर्न पढ़ा है, आपने ठीक से सवाल सुना है, तभी आप उसका आंसर देंगे ना, वैसे ही. देन फॉलोइंग द ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर, जो डॉक्टर ने बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें नहीं खानी है तो नहीं खानी है, तो ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके डॉक्टर ने उसको बोला है वो उसने फॉलो करना ही चाहिए. देन informing us of any doubt or changes in your condition and symptoms including pain. जब भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं या कुछ डाउट है, तो जो आपके डाउट्स हैं वो आप आपके डॉक्टर से क्लियर कर लो, और हो सके तो तभी के तभी क्लियर कर लो. देन अगर आपको वो ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करते टाइम पे कुछ मुश्किलें आ रही है, तो वो भी आप आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करो. ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ठीक से फॉलो करनी चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट हो, फिर वो होम्योपैथी हो या कोई भी हो. देन अगेन एक्सेप्टिंग द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिल प्रॉम्प्टली. ऐसे नहीं कि अरे आपने तो मुझे बाद में बता दिया, नहीं, ये आपकी फीस थी, हमने आपको पहले बताई थी, तो अभी आपको वो देनी होगी. तो दिस इज़ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी उसका फाइनेंस उसने कैसे मैनेज करना है. तो ये कुछ चीज़ें पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आती है. हम बीइंग अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ठीक से फॉलो करें. एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाइल टेकिंग ट्रीटमेंट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, making noise, visiting hours, numbers of visitors and other rules and regulation इसको फॉलो करना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. तो ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या मेकिंग नॉइज़, डिस्टर्बिंग अदर एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें कम से कम करें. सो ये तो मैंने आपको बता दी कि ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है. तो बीइंग अ होम्योपैथ हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ होम्योपैथ. तो ये क्या है, जैसे हम मतलब बहुत सारे लोगों को डॉक्टर तो बनना है, बट क्या आपको पता है कि डॉक्टर बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है. मैंने खुद कभी डॉक्टर बनने का नहीं सोचा था, लेकिन डॉक्टर जब से मैंने सोचा था तब मुझे पता था कि इतने बड़े बड़े बुक्स होंगे, इतनी पढ़ाई करने पड़ेगी मुझे, इतने घंटों की होगी वो पढ़ाई, कितनी मुश्किलें आएगी. बीइंग अ मराठी बैकग्राउंड मेरे लिए तो और ये मुश्किल वाली चीज़ थी, और सच में मैंने हार्डवर्क किया है तभी मैं डॉक्टर बनी हूँ. सो आई नो कि मैंने कितना हार्डवर्क किया है, मैंने कितना स्टडी किया है. तो एक डॉक्टर बनना ये इजी बात नहीं है, सच में इसके लिए हम मेहनत करते हैं और सभी करते हैं, सब जो डॉक्टर्स हैं वो. तो बीइंग अ डॉक्टर, हम जब डॉक्टर बनने का सोचते हैं, हमारे पेरेंट्स इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, हम वो पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं. 4 साल सिर्फ हमारा थियोरी होता है, 1 साल हमारा इंटर्नशिप होता है जिसमें हमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना होता है, और इस 5 साल के अथक परिश्रम के बाद हम होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हैं. और ये कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए सच में मेहनत लगती है, इसके लिए सच में पढ़ाई लगती है. तो ये पेशेंट को भी पता होना चाहिए. हमारे फैमिली तो जानती ही है, बट पेशेंट कभी कभी ये भूल जाता है कि वो डॉक्टर बनने के पीछे उसकी उतनी मेहनत है, उसका उतना हार्डवर्क है. किसी प्रोफेशन के लिए हमको उतना टाइम देना पड़ता है. तो एक डॉक्टर बनने के लिए वो
हार्ड वर्क होता है, वो फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन होता है, देन एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होता है, फिज़िकल मेंटल प्रिपरेशन भी आप उसको बोल सकते हो, ये भी उसके लिए होता है। हमको हमारा एक गोल डिसाइड करना होता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये कंप्लीट करके ही निकलूँगा, तो उसके लिए कितने भी टाइम लगे वो कोशिश और हार्ड वर्क करने के लिए हमारी तैयारी होती है। देन हमारे कुछ पैटर्न्स फिक्स होते हैं कि इतने इतने घंटे पढ़ाई करनी है। तो ये प्रोफेशन को जब नोबल प्रोफेशन लोग बोलते हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए सच में बहुत मेहनत लगती है। हमको हमेशा खुद को अपग्रेड में रहना और अपडेट करना पड़ता है। जब मैं डॉक्टर बनी तब मैंने देखा कि मतलब पापा डॉक्टर थे ही, मैं सुनती थी, बट मेरे फादर तो 18 घंटे काम करते थे, तो मैंने देखा था। और आज भी जब मैं उनको देखती हूँ तो रोज़ वो पढ़ते हैं, इवन टिल टुडे वो रोज़ पढ़ते हैं। तो वो डॉक्टर्स डे सच में इसके लिए मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि मैं मेरा प्रोफेशन में मेरा काम उस टाइम पे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो एक डॉक्टर होने के नाते हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसमें सबसे पहले जब मैंने मेरे क्लिनिक के लिए सोचा था, तो एक क्लिनिक जब कोई डॉक्टर निकालता है तो उसके लिए बहुत वेटिंग पीरियड होता है। आप समझो कि 6 महीने से लेके 1 साल तक उस डॉक्टर को रोज़ उसके क्लिनिक जाना पड़ता है। पेशेंट आए नहीं आए उधर जाके बैठना पड़ता है, एंड लोग उसके लिए फिर कमेंट्स भी मारते हैं, क्या क्लिनिक में जाके क्या मच्छी मार माशा मारता था, क्या करता था। सो ये कमेंट्स भी सुनने पड़ते हैं। देन डॉक्टर होने के टाइम पे हमको बहुत सारे रिलेटिव से ये भी सुनना पड़ता है, क्या इसकी शादी में तू नहीं आए, इसकी ये फंक्शन में तू नहीं आए, तुम हमेशा ही बिज़ी रहते हो। अरे बट हमारा प्रोफेशन ही वैसा है, हमको बिज़ी रहना पड़ता है, हमको अपग्रेडेड रहना पड़ता है, हमको रोज़ पढ़ना भी पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एक बार आप डॉक्टर हो गए तो आपकी पढ़ाई बंद। हमेशा रोज़ एक चैलेंज होता है, रोज़ एक नई केस होती है, उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि इसमें रोज़ नए रिसर्चर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने परसों एक नई चीज़ बताई थी मेरे स्टूडेंट्स को भी, कि पहली बार मैंने देखा कि बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो लिपिड प्रोफाइल कम करने के लिए वो उसके साथ ऐड करते हैं विटामिन डी। तो मैंने सोचा कि वाह विटामिन डी, मेरे पेशेंट को तो विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है। तो मैंने चेक किया कि देयर इज़ अ रिसर्च कि जिसमें अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लो हाई है तो आपको कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने के लिए विटामिन डी का भी उसमें अच्छा रोल है। तो आप विटामिन डी के साथ अगर आपकी जो लिपिड वाली मेडिसिन है उसके साथ लेते हो तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ऐसी नई चीज़ें, नए रिसर्च भी हमको पता चलते हैं, तो इससे भी रिलेटेड हमको अपग्रेड करना पड़ता है। देन आज ही का एक केस था, पेशेंट सर के पास आया था फॉलोअप के लिए, मेरे पास जब आया तब पेशेंट का नोन केस ऑफ था स्टिल डिजीज़, STILL, स्टिल डिजीज़। पहली बार ये टर्म सुना मैंने, व्हाट इज स्टिल डिजीज़, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना था। तो मुझे लिटरली पेशेंट के सामने गूगल पे चेक करना पड़ा कि व्हाट इज़ दैट, क्योंकि अगर मुझे सिम्टम पता होंगे तो ही मैं पेशेंट का फॉलोअप ठीक से लूँगी। सो स्टिल डिजीज़ इट्स अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूस परसिस्टेंट फीवर होता है, बॉडी एक होता है, एंड देन मैक्यूलोपैपुलर रैशेस भी आते हैं। तो उस पेशेंट को एक तो इस केसेस के लिए इट्स अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़, इसके लिए एलोपैथी में या बाकी कोई भी पैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी काम करती है इम्यूनिटी पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस थी और बहुत इंटरेस्टिंग उसका डायग्नोसिस भी था। तो आज भी मैंने कुछ नया सीखा। सो एवरी डे नया सीखना एंड उसको अप्लाई करना
एंड खुद को अपग्रेड करना, ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, होम्योपैथिक डॉक्टर, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे 12 पास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि मैडम मैं सच में होम्योपैथिक डॉक्टर बनूं, आपको क्या लगता है? मैडम मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस अगर मुझे करनी है तो आपको क्या लगता है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? फिर तो इतने सारे सवाल आते हैं। तो आपको डॉक्टर बनना है ये आपको खुद को डिसाइड करना है, क्योंकि डॉक्टर ये जैसे उसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं वैसे ही उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी आते हैं। प्लस पॉइंट्स में ये है कि यस इट्स अ नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर इज़ कंपेयर्ड टू गॉड, तो दैट्स वाई इट्स अ नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर को एक समाज में अलग स्थान है, दैट्स वाई इट्स अ नोबल प्रोफेशन। एक डॉक्टर को अलग नज़रिए से रिस्पेक्ट से लोग देखते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो पॉजिटिव बात हो गई। डॉक्टर में ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है, कि ऐसे नहीं है कि अभी रिसेशन चल रहा है बाकी इसमें तो हमारे लिए भी रिसेशन आएगा। ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारे इसमें रिसेशन नहीं आता है। देन डॉक्टर की अच्छी बात है कि अगर उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो पेशेंट से उतनी फ़ीस ले सकता है, तो ही वो अच्छा कमा सकता है। तो ये उसका प्लस पॉइंट है। देन नेगेटिव पॉइंट्स में अगर मैं बोलूँगी तो बीइंग अ डॉक्टर, जैसे आप डॉक्टर बनते हो तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको मिलती है। दैट्स अ थिंग कि दैट्स अ स्ट्रेस फैक्टर। जब भी कोई भी आप डॉक्टर देखेंगे तो उसका हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो हमेशा डिस्टर्ब होता है। कोई भी डॉक्टर टाइम पे खाता नहीं है, कोई भी डॉक्टर टाइम पे सोता नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। एक पेशेंट को मैंने नंबर दिया कि ठीक है अच्छा इमरजेंसी है तो आपको कॉल करना है तो ठीक है मेरा नंबर ले लो, पर्सनल नंबर दे दिया मैंने। उस पेशेंट ने 4:30 बजे सुबह मुझे फ़ोन किया है, और उसी दिन घर में कुछ गेस्ट आए थे तो मुझे सोने को 1 बज गया था, और इस पेशेंट ने मुझे 4:30 बजे फ़ोन किया। पहली बार मैंने नहीं उठाया, फिर इसे दोबारा किया। तो रात को 4:30 बजे आप किसी डॉक्टर को फ़ोन कर सकते हो? मतलब एटलीस्ट ये पेशेंट को खुद को समझने वाली बात है, ये किसी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पेशेंट को। ठीक है, एक पेशेंट का हो गया। दूसरे पेशेंट ने रात के मतलब 11:15 बजे मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको बोला यस बोलिए। तो डॉक्टर अरे आप फ्री हो गए क्या? तो मैंने बोला हाँ यस बोलिए। हाँ तो वही मुझे आपको रिपोर्ट्स मेरे बताने थे। हाँ लेकिन मैं फ्री हुई हूँ तो मेरा डिनर बाकी है, मैं सोने के लिए फ्री हुई हूँ, मैं मेरा काम कर चुकी हूँ, तो अभी मैं प्रोफेशन से आउट मेरा पर्सनल लाइफ के लिए फ्री हुई हूँ। तो उस टाइम पे आप मुझे फ़ोन कर रही हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं फ्री हो रही हूँ। ठीक है हमने ओथ लिया है, बट ये ओथ नहीं लिया है कि हम आपके लिए 2400 घंटे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ये एक पेशेंट को समझने वाली बात है, ये किसी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इवन मैं बहुत टाइम ये भी देखती हूँ कि मैं पेशेंट को बता रही हूँ कि ठीक है अभी 5 बज रहे हैं, मैं खाना खा के आती हूँ फिर आपको देखती हूँ। नहीं आप एक काम करो ना, पहले मुझे देख लो फिर खाना खाने जाओ। तो ऐसे इस टाइप्स के भी पेशेंट होते हैं। तो